हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लियर फिजिक्स। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम क्या करेंगे, हम चैप्टर वाइज वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम हर चैप्टर के 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन होगा एक आपका इजी कैटेगरी का, सेकंड क्वेश्चन होगा मीडियम कैटेगरी का और थर्ड क्वेश्चन होगा थोड़ा सा टफ लेवल का, जैसे ये क्वेश्चन नीट और जेईई के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं और आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट और इवन चैप्टर नंबर 2 बोलते हैं जिसको। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है, यूनिट्स एंड डायमेंशन, क्लास 11th का। वहां से हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मैंने बताया इजी कैटेगरी का क्वेश्चन होगा, उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 होगा थोड़ा सा मीडियम कैटेगरी का और क्वेश्चन नंबर 3 होगा थोड़ा टफ लेवल का, जैसे कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। इन द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी x इज इक्वल्स टू, आपको एक फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है x, जिसका फॉर्मूला आपको यहां पर गिवन है x इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b अपॉन c टू द पावर 1/3 d क्यूब। ओके, ये आपको एक फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है x और ये आपको इसका फॉर्मूला दे रखा है। तो x के फॉर्मूले के अंदर 4 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी आ रही है, a b c एंड d। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, द परसेंटेज एरर्स इंट्रोड्यूस्ड इन द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटीज a b c एंड d। तो a b c एंड d को जब हमने मेजर किया तो इनको मेजर करने में जो भी परसेंटेज एरर हमको मिला है वो हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो a को मेजर करने में जो परसेंटेज एरर मिला है वो कितना है, वो है 2%, B वाला भी 2% है, C वाला है 4% एंड D का जो परसेंटेज एरर है वो है 5%। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, अब आगे क्या बोला है, देन द मिनिमम अमाउंट ऑफ परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय, ओके, A B C एंड D। तो आपको बोला है कि अगर आपको इन चारों क्वांटिटीज को मेजर करने में ये परसेंटेज एरर आपको मिले हैं 2, 2, 4 एंड 5, तो सबसे कम किसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इसके एरर के अंदर। अगर हम x का एरर कैलकुलेट करेंगे तो सबसे कम कंट्रीब्यूशन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का होगा, a का, b का, c का या d का। ओके, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो क्वेश्चन आपको 2 तरीके से पूछा जा सकता है। ऐसा ही क्वेश्चन आप में, इसी क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि x के अंदर जो परसेंटेज एरर होगा वो कितना होगा। एक क्वेश्चन तो ये पूछ सकते हैं आपसे, लेकिन यहां पर आपसे ये नहीं पूछा। यहां पर आपसे क्या पूछा है कि x के अंदर जो परसेंटेज एरर आएगा उसके अंदर सबसे कम कंट्रीब्यूशन में से किसका है, a का, b का, c का या d का। ओके, तो जनरली आपको देखने में ये लगेगा कि क्योंकि a और b का परसेंटेज एरर सबसे कम है 2% एंड 2%, तो हो सकता है कि इनका कंट्रीब्यूशन सबसे कम हो, बट ऐसा नहीं होगा। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो इसमें हमको क्या करना है, जैसे हम परसेंटेज एरर निकालते हैं तो डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू क्या करते हैं हम, जो भी आपकी पावर्स होती है वो फ्रंट में आ जाती है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम लिखेंगे 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस बी की पावर 1 है तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस सी की पावर कितनी है 1/3, तो यहां पर 1/3 आएगा इंटू डेल्टा सी बाई सी एंड प्लस 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी। ओके, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। इंटू 100 हम कर सकते हैं दोनों साइड में, क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो इंटू 100 कर देते हैं। ओके, अब डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 क्या होगा, परसेंटेज एरर ऑफ बी, जो कि हमको कितना गिवन है 2। तो इसका मतलब इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया 2%, बी का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया 2%। सिमिलरली ए की बात करें तो ए का परसेंटेज एरर कितना है 2% है, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, यहां पर ऑलरेडी एक 2 है जो कि पावर से आया था हमारे पास, तो कितना हो गया 2 इंटू 2, मतलब कि 4% कंट्रीब्यूशन आया किसका, ए का। इस ए वाली फिजिकल क्वांटिटी का कंट्रीब्यूशन कितना आया 4%। सिमिलरली बी का कितना आया था 2% आया था, और सी का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, तो 1/3 इंटू सी का परसेंटेज एरर कितना है 4% है, तो ये आपको मिलेगा 4/3। ओके, सी का कंट्रीब्यूशन कितना आया 4/3% और डी का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 3 इंटू डी का है 5, 15% का कंट्रीब्यूशन मिलेगा आपको डी से। ओके, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कहां से मिल रहा है, डी से मिल रहा है 15%, और सबसे कम कहां से मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है सी से 4/3, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, तो सबसे कम कंट्रीब्यूशन आपको कहां से मिला, सी से मिला है। ओके, इसको हम अगर शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, हमको क्या करना है, सिर्फ हमको इस पावर को
इस परसेंटेज एरर से मल्टीप्लाई करना है। तो ए का अगर मैं निकालूंगा तो 2 × 2 4 आएगा, बी का कितना आएगा, बी की पावर 1 है यहाँ पर, 1 × 2 2 आएगा, सी का कितना आएगा 1/3 × 4 4/3 आ गया, और डी का कितना आएगा 5 × 3 15 आ गया। तो हम डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। कितना सबसे छोटा कौन सा मिल रहा है आपको, 4/3 मिल रहा है, जो कि किसका परसेंटेज एरर था, सी का परसेंटेज एरर था। ओके, तो ऐसे हम डायरेक्टली शॉर्टकट ट्रिक से कर सकते हैं। सॉल्व करके देखना चाहें तो आप ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और आपसे इसमें पूछा जाता कि इसका परसेंटेज एरर कितना होगा, तो हम सबको प्लस कर देंगे। तो 4 + 2 + 4/3 + 15, ये सबको प्लस करके हमारा टोटल परसेंटेज एरर आ जाएगा एक्स फिजिकल क्वांटिटी का। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी कैटेगरी का था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जनरली आपसे सीबीएसई में भी पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g and Planck's constant h are chosen as the fundamental units, dimensions of time in the new system will be। ओके, तो यहां पर क्या किया गया है, एक नया सिस्टम बनाया गया। जैसे हमने सिस्टम्स पढ़े हैं, एक हमारा एसआई सिस्टम होता है, सीजीएस सिस्टम होता है, एमकेएस सिस्टम होता है, ऐसा यहां पर एक न्यू सिस्टम अब बना दिया गया है, जिसके अंदर 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज चूज करी है। कौन कौन सी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g एंड प्लैंक्स कांस्टेंट h। ओके, और इन तीनों को मिला के हमने एक नया सिस्टम बना दिया, और आपसे पूछा है कि अब इस नए सिस्टम के अंदर टाइम की डायमेंशंस क्या होगी। ओके, तो कैसे सॉल्व करना है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमको निकालना किसकी डायमेंशन है, टाइम की डायमेंशन निकालनी है। तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम क्या करेंगे, जो भी हमारी 3 बेस यूनिट्स बनाए हैं, जो भी हमारे 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाई है, हम टाइम को उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे। ओके, तो क्या क्या हमारी क्वांटिटीज हैं, नंबर 1 हमको क्या बोला है, स्पीड ऑफ लाइट, सी से डिनोट करते हैं इसको। नंबर 2 आपका है प्लैंक्स कांस्टेंट, सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड नंबर 3 है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, तो ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाई गई है इस नए सिस्टम के अंदर। तो हम क्या करेंगे, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन तीनों को लिखेंगे, और हमको नहीं पता कि इन तीनों की पावर्स क्या होगी। ओके, तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को लेट कर लेंगे, ए, बी एंड सी। ओके, ये हमको सॉल्व करना है आगे। अब हमको करना क्या है, हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हम ए, बी और सी की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, और जब हमारे पास ए, बी और सी की वैल्यूज आ जाएंगी तो हमको पता लग जाएगा कि टाइम का क्या फॉर्मूला बनेगा इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर, मतलब 3 बेस क्वांटिटीज के अंदर। ओके, तो क्या सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको डायमेंशंस लिखनी है। ओके, तो हमको टाइम की डायमेंशन पता होनी चाहिए, इन तीनों की, इन चारों क्वांटिटीज की हमको डायमेंशंस पता होनी चाहिए कि क्या डायमेंशन होती है। उन डायमेंशन को हम यहाँ पर लिखेंगे और फिर ए, बी और सी की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो डायमेंशन के लिए टाइम की डायमेंशन तो हमको पता ही है कितनी होती है, टी होती है खाली, मतलब m0 L0 t। ओके, सी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी, L/T, मतलब कि LT-1। तो इन दो की डायमेंशन तो हमको पता है, जनरली याद होती है हमको। जी और एच की डायमेंशन अगर आपको याद नहीं है तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो पहले हम जी की डायमेंशन निकालते हैं। तो जी का एक फॉर्मूला होता है क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, F = G m1 m2 अपॉन r², ये फॉर्मूला होता है। यहां से हम g को अगर एलिमिनेट करें तो g = क्या हो जाएगा, f r² अपॉन m1 m2। यहां से हमने g को एलिमिनेट कर लिया। अब हम g की डायमेंशन निकाल सकते हैं, कैसे, इन सब की डायमेंशन लिख लेते हैं और फिर हमको इसको g की डायमेंशन हमको मिल जाएगी। तो क्या होगी, फोर्स की डायमेंशन हमको पता होती है, क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है mL/T-2 इंटू r क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशन L², क्योंकि r² था इसलिए L² हो गया, अपॉन नीचे मास है m1 m2, तो m1 m2 दोनों ही मास है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, m²। ओके, तो सॉल्व करते हैं, क्या बन जाएगा, g की डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी। इसकी डायमेंशन तो आप लिख लेते हैं, c की LT-1, ये डायमेंशन हो गई स्पीड ऑफ लाइट की, इसकी पावर कितनी है, a है, इनटू g की डायमेंशन हमने क्या निकाली, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा m-1, ओके, L³ और t की पावर आएगी -2, t-2, m-1 L³ एंड t-2, ये हमारे पास g की, मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशंस आ गई हैं, और इसकी पावर कितनी लगाएंगे हम, b इंटू h। अब h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट,
प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन कैसे निकालेंगे? तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा एनर्जी का, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। ओके, यहां से अगर मैं H को एलिमिनेट करता हूं तो H इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा मुझे? E अपॉन न्यू। ओके, और एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? वही होती है जो वर्क की होती है। वर्क की क्या होती है? वर्क की होती है फोर्स। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायमेंशन क्या है? ml(t-2) हमने अभी लिखी थी, इंटू डिस्प्लेसमेंट से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? एक L और आ जाएगा, मतलब कि ml2t-2। तो एनर्जी की डायमेंशन मुझको मिल गई ml2t-2 डिवाइडेड बाई क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होगी? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन टाइम। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी? t-1। ओके, तो नीचे आ जाएगा आपका t-1। तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? ml2t-1। ओके, तो यहां पर हम लिख देते हैं मल्टीप्लीकेशन में ml2t-1 और पावर c। और इधर क्या था हमारे पास? इसको हम इक्वल टू लिख देते हैं और कांस्टेंट लगा देंगे k। और यहां पर क्या था हमारे पास? टाइम। तो टाइम की डायमेंशन तो टाइम ही होती है, m0 l0 t1। ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और ये हो गई आपकी राइट हैंड साइड की डायमेंशन। अब हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन को राइट हैंड साइड की डायमेंशन से इक्वेट करेंगे, सो दैट कि हमारी ए बी और सी की इक्वेशंस बन जाए और हम इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लें। ओके, तो हम देखते हैं। तो इससे पहले हमको इसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तो कंसोलिडेट करने के लिए हम इनकी पावर्स को इकट्ठा करके लिख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं m। तो m की पावर क्या आएगी? यहां पर तो m है ही नहीं, यहां पर m की पावर क्या है? -1 और बाहर पावर है b, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -b। और यहां से क्या मिलेगा? यहां पर पावर 1 है और यहां बाहर पावर कितनी है? c, तो ये 1 इंटू सी बन जाएगा c, तो -b प्लस c। ओके, तो m की फाइनली पावर क्या बनी? -b प्लस c। सिमिलरली l का निकालते हैं, तो l की पावर क्या बनेगी? यहां से पावर आएगी 1 इंटू a, मतलब कि a। ओके, प्लस यहां से पावर आएगी 3 इंटू b, मतलब कि 3b, प्लस यहां से पावर आएगी 2 इंटू सी, मतलब कि 2c। ये आपके पास पावर आ गई l की। और t की क्या आएगी? तो टाइम की पावर देखते हैं, यहां पर आएगा -1 इंटू a, मतलब कि -a। यहां से आएगा -2b और यहां से आएगा -c। तो ये हमारे पास पूरी डायमेंशन बनी है राइट हैंड साइड की, और ये लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन हमने पहले लिखी ली है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड की जो पावर्स हैं m, l और t की, उनको कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके हम 3 इक्वेशंस बनाएंगे और वहां से a, b और c की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं m की पावर्स को। तो m की पावर यहाँ पर कितनी है? 0, और यहाँ पर कितनी है? -b प्लस c। तो क्या इक्वेशन मिलेगी हमको? 0 इज इक्वल्स टू -b प्लस c। तो यहां से क्या निकल के आ गया? b इज इक्वल्स टू c। मतलब हमको ये तो पता लग गया कि b और c दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ओके, नेक्स्ट हम l की पावर्स को कंपेयर करते हैं। तो l यहां पर कितना है? 0 लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या है? a प्लस 3b प्लस 2c। ये हमको मिला राइट हैंड साइड से जो l की पावर है। अब हम b इज इक्वल्स टू c जो हमारे पास आ गया था पहले, उसको हम यहां पुट कर देते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमको? b की जगह पर हम c पुट कर देते हैं, तो a प्लस b की जगह का c पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 3c प्लस 2c, और यहां पर 0 है हमारे पास। तो फाइनली इससे क्या मिला हमको? ये हो जाएगा a प्लस 5c। तो 0 इज इक्वल्स टू a प्लस 5c, ये हमको मिला इक्वेशन नंबर 2 से। अब चलते हैं इक्वेशन नंबर 3 की तरफ। टाइम की पावर्स को कंपेयर करते हैं। तो टाइम की पावर लेफ्ट हैंड साइड पे कितनी है? 1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे क्या है? -a -2b -c, -a -2b -c। ओके, तो यहां पर भी हम b की जगह पर c पुट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? -a -2c -c। तो यहां से आपका बना इक्वेशन क्या बनी? 1 इज इक्वल्स टू -a -3c -a-3c। ओके, ये आपकी इक्वेशन बनी। अब हम क्या करते हैं? इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ओके, ऐड करने से क्या होगा? ये माइनस है और ये a कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आपके पास आ जाएगा 1 + 0 1, और यहां पर आ जाएगा 5c प्लस -3c, मतलब कि कितना बचेगा? 2c बचेगा। तो सॉल्व करके हमको क्या मिलेगा? यहां से हमको सॉल्व करके मिल जाएगा 1 इज इक्वल्स टू ये कैंसिल हो गया और यहां पर बचेगा 2c। तो c की वैल्यू क्या मिल गई? 1/2। ओके, तो c की वैल्यू मेरे को मिल गई 1/2, और b इज इक्वल्स टू c था। इसका मतलब b की वैल्यू भी कितनी आ गई? इन दोनों की वैल्यू आ गई 1/2।
ओके, अब हमारे पास किसकी वैल्यू रह गई, ए की वैल्यू रह गई। तो हम किसी भी क्वेश्चन में अगर ये दोनों वैल्यूज पुट कर दे बी और सी की, तो हमको ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो मान लीजिए हम इस वाले क्वेश्चन में पुट करते हैं, तो यहां से क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, तो ए को हम इस तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा -a और 3b प्लस 2c। तो 3b प्लस 2c कितना हो जाएगा, 5c हो जाएगा, क्योंकि b और c तो सेम ही है, 5c। और 5 इंटू सी की वैल्यू कितनी आई, 1/2, तो ये आ गया 5/2 माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस ए था तो इसको हम प्लस कर देते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ गई ए की -5/2। ओके, -5/2। तो सी की वैल्यू हमको मिली -5, ए की वैल्यू हमको मिली -5/2 और बी और सी की वैल्यू मिल गई हमको 1/2। तो फाइनली हम ए बी सी इन तीनों की वैल्यूज को पुट करेंगे अपनी इस वाली इक्वेशन में। ओके, तो क्या मिल जाएगा हमको, यहां से हमको मिल जाएगा c की पावर a मतलब कि -5/2, g की पावर b मतलब कि 1/2 और h की पावर c मतलब कि 1/2। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, c की पावर -1/2, g की पावर 1/2 एंड h की पावर 1/2। ये हमको कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये हमको मिल रहा है ऑप्शन नंबर c -5/2 g 1/2, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है आपको c की पावर -5/2, g की पावर 1/2 एंड h की पावर 1/2। तो ये आपको इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना था, जो कि आपको ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन आपके हमेशा आते रहते हैं। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये नीट के एग्जाम में एक बार आया हुआ है, चलिए सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर 3 फंडामेंटल कांस्टेंट। तो सिमिलरली जैसे आपको लास्ट क्वेश्चन में 3 फंडामेंटल कांस्टेंट दिए गए थे, सेम यही थे C, H एंड G, वही आपको इस क्वेश्चन में भी बोला है। आगे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज हैज द डायमेंशंस ऑफ लेंथ। तो आपको बताना है कि अब अगर मैं इन तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज को कंबाइन करता हूं, तो ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन होगा इनमें से जिसमें आपको किसकी डायमेंशन मिल जाए, अब लेंथ की डायमेंशन मिल जाए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 हमने इससे पहले देखा था, उसमें भी आपसे सेम यही क्वेश्चन पूछा था, लेकिन इस बार थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया है। और हमसे क्या डिफरेंस आया क्वेश्चन में, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमको टाइम की डायमेंशन निकालनी थी, बट यहां पर हमको लेंथ की डायमेंशन निकाल के हमको ये बताना है कि इन तीनों का क्या कॉम्बिनेशन बनेगा कि वो लेंथ की डायमेंशन के बराबर आ जाए। ओके, तो यहां तक तो हमको क्वेश्चन में सेम करना है। डिफरेंस क्या आएगा सिर्फ कि यहां पर हम टाइम की जगह अब L लिखेंगे। ओके, और यहां पर जो डायमेंशन है वो T की 0 हो जाएगी और L की पावर हो जाएगी अब 1। ओके, यहां पर क्योंकि हमको फंडामेंटल क्वांटिटीज चेंज नहीं करी है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब यहां पर आपसे फिर से C, G एंड H ही रखना है आपको, और इन तीनों की डायमेंशन लिख के हमको ऐसे कंसोलिडेट पावर लिख लेनी है। ओके, अब हम फिर से क्या करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, m की पावर से, तो m की पावर यहां पर 0 है, तो 0 इज इक्वल टू -b प्लस c, मतलब हमको मिल गया सिंपली b इज इक्वल टू c। ओके, ये चीज हमको पहले ही मिल गई। अब हम देखते हैं L की पावर, तो L की पावर कितनी है, यहाँ पर 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर पावर कितनी है, a प्लस 3b प्लस 2c। ओके, अब क्योंकि b इज इक्वल टू c है, तो मैं b की जगह c को लिख लेता हूं, तो ये आ जाएगा a प्लस 5c, ओके, इज इक्वल टू 1। ये हमको a और c की टर्म्स में एक इक्वेशन मिल गई। थर्ड इक्वेशन निकालते हैं टाइम की पावर से, तो टाइम की पावर कितनी है, 0, यहां पर कितनी है, -a, -2b, -c, तीनों ये टर्म्स माइनस में है, तो माइनस को हटा देते हैं हम, तो हो जाएगा a प्लस 2b प्लस c। फिर से b को मैं c से रिप्लेस कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 2c प्लस c मतलब कि 3c, तो a प्लस 3c, और यहां पर आपके पास आ जाएगा 0, तो a प्लस 3c इज इक्वल टू 0। ये हमारी a और c की टर्म्स में सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं कैसे निकालूंगा, सॉरी c की वैल्यू निकालते हैं पहले हम। मैं अगर इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूं, इसमें से इसको माइनस कर देता हूं, तो 1 में से माइनस करूंगा तो मेरे को मिलेगा 1 इज इक्वल टू a में से a को माइनस करा 0, 5c में से 3c माइनस किया तो मिल गया हमको 2c। तो c की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1/2। तो b और c की वैल्यू मेरे को मिल गई 1/2, क्योंकि b और c तो दोनों इक्वल थे। ओके, अब मैं निकालता हूं किसकी वैल्यू, a की वैल्यू। कैसे, इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं हम। तो 1 इज इक्वल टू a प्लस 5c है, 1 इज इक्वल टू a प्लस 5c है, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 माइनस 5c। ओके, 1 माइनस 5c की वैल्यू कितनी है, 1/2। सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा
-3/2। तो ए बी सी तीनों की वैल्यूज निकल चुकी हैं। हम क्या करेंगे, उस वैल्यूज को उठा के यहां पर पुट करेंगे। तो क्या बन जाएगा मेरे पास बनेगा c की पावर a, और a की वैल्यू कितनी आई है -3/2, g की पावर b 1/2, h की पावर c 1/2। ओके, इसको अगर मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखूं इस फॉर्मूले को, तो ये क्या बन जाएगा, g और h की पावर है 1/2, मतलब कि √GH। ओके, और c की पावर -3/2 है, तो इसको अगर मैं डिनोमिनेटर में लिख दूंगा तो हो जाएगा c की पावर 3/2। तो फाइनली मुझको क्या मिलेगा, √GH/c की पावर 3/2। तो कौन सा ऑप्शन में करेक्ट है, तो ये आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में, √HG/c की पावर 3/2। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो इस टाइप से आपको ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने थे। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलेंगे चैप्टर नंबर 2 की तरफ, 11th क्लास के, मतलब कि काइनेमेटिक्स, मतलब कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन के हम 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इसी पैटर्न में। इजी, मीडियम एंड टफ के लेवल में हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको तीनों क्वेश्चन समझ आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।